नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील सेकरी और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या हमारे देश के सामने आ गई है कोरोना, और कोरोना के बहुत सारे स्ट्रेन्स, उनके बहुत सारे लक्षण, लोगों की परेशानियां, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारे मिथ। आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, सभी फ्रेंड्स को आप ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया। तो अब साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स देखते हैं जो एक्चुअली में कोविड-19 की ट्रीटमेंट में मदद करती हैं। अगर आपके घर में कोई कोविड-19 का विक्टिम है तो पहले उन्हें आइसोलेट कीजिए। आइसोलेट करने के बाद उन्हें मॉनिटर करना जरूरी है। मॉनिटरिंग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पर। कौन सी इक्विपमेंट? सबसे पहले एक पल्स ऑक्सीमीटर, एक छोटा सा डिवाइस है जो उंगली पर लगता है, कुछ हजार रुपए में आता है। ये ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करता है। इसके अलावा एक थर्मोमीटर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ग्लव्स उस इंसान के लिए जो केयर करेगा कोविड-19 के विक्टिम की, मास्क हर किसी को पहना होना चाहिए, गार्बेज डिस्पोजल बैग्स, हैंड सैनिटाइजर्स और हो सके तो एक सेपरेट टॉयलेट कोविड-19 के मरीज के लिए। जिस रूम में कोविड-19 के विक्टिम रहेंगे वहां पर आप फैंस को ऑन रखिए और खिड़की खुली रखिए। वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें इसलिए करी जा रही हैं ताकि इंफेक्शन और लोगों तक ना फैले। लेकिन थर्मोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर ये दो मेन मॉनिटरिंग के डिवाइसेस रहेंगे जिससे आप कोविड-19 के पेशेंट को मॉनिटर करोगे। जब भी आप इन्हें इस्तेमाल करो, इन्हें वाइप करना मत भूलना एक कपड़े से, ताकि ये इनकी जो रीडिंग्स आएंगी वो हमेशा एक्यूरेट हो। एक सिंपल सी टेबल बना लीजिए डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। कंप्यूटर पे, एक्सेल पे बना सकते हैं या फिर हाथ से भी लिख सकते हैं किसी पेपर पर। तीन चीजों को आप मेजर करेंगे हर 6 घंटे में: ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स और थर्मोमीटर से आ रही टेम्परेचर की रीडिंग। ऑक्सीजन सैचुरेशन को पहले आप बैठते वक्त मेजर कीजिए और उसके बाद 1 मिनट तक एक्सरसाइज करने के बाद बैठिए, खड़े होइए 1 मिनट तक और उसके बाद मेजर कीजिए। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट की 94% से ज्यादा है तो कोई बात नहीं है चिंता की, ये नॉर्मल है, हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 92% से 94% के बीच में है तो इसे हर 4 घंटे में मेजर करने लग जाइए। और अगर ये 92% से नीचे आ जाती है तो ये मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ टेम्परेचर को भी हर 6 घंटे में मेजर करना है। अगर फीवर है तो पैरासिटामोल आप दे सकते हैं, 1 ग्राम पैरासिटामोल हर 6 से 8 घंटे में, डिपेंडिंग अपॉन द फीवर। इस सिचुएशन में पेशेंट की हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, तो इंश्योर कीजिए कि सफिशिएंट पानी पीने लग रहे हैं पेशेंट यहां पर। और इसी सिचुएशन में पेशेंट की मदद करने, बेड पे सोएंगे तो उन्हें बोलना प्रोन पोजीशन में सोएं, यानी पेट के बल लेटकर सोना है। और इसी सिनेरियो में दोस्तों आपको ऑक्सीजन सप्लीमेंट करने की भी जरूरत पड़ेगी घर पर, तो इंतजाम करिए कहीं से ऑक्सीजन लाने का। और नेजल कैन्युला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक डिवाइस है जो नाक पर लगता है, ट्यूब सी है, जो कि ऑक्सीजन को फ्लो करने में मदद करती है ऑक्सीजन सिलेंडर से पेशेंट की बॉडी में। 2 to 4 लीटर्स पर मिनट के फ्लो रेट को आप मेंटेन कर सकते हैं। कम से शुरुआत कीजिए और 6 लीटर पर मिनट तक के रेट तक आप जा सकते हैं, एज लॉन्ग एज ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट में 92% से ऊपर रहे तो। और ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ेगी पेशेंट में, पेशेंट ब्रेथलेस फील नहीं करेगा और उसका रेस्पिरेटरी रेट, यानी कितनी सांसें ले रहा है वो पर मिनट, 24 पर मिनट से नीचे चले जाएगा, तो आप कह सकते हो कि इंप्रूवमेंट आ गई है पेशेंट में, पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव होने लग रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से भी नीचे चली जाती है, ऐसे केस में हॉस्पिटल बेड मिले तो काफी अच्छा है, क्योंकि हॉस्पिटल बेड में मूव करना काफी जरूरी है। अगर नहीं मिले, हॉस्पिटल बेड नहीं अवेलेबल है, तो सेम ट्रीटमेंट को घर पर जारी रखिए। जो ड्रग्स की क्वांटिटी बताई थी उतनी ही क्वांटिटी में ड्रग्स देते रहिए। ऑक्सीजन फ्लो रेट को इस केस में बढ़ाया जा सकता है 6 लीटर पर मिनट से लेकर 10 लीटर्स पर मिनट तक। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से नीचे ही रहता है, उस पूरे समय के लिए स्टेरॉइड्स को जारी रखिए, प्रोन पोजीशनिंग को मेंटेन रखिए। पेशेंट में इंप्रूवमेंट तब आएगी जब ऑक्सीजन सैचुरेशन 92% से ऊपर जाएगा। और साथ ही साथ पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रेथलेस फील नहीं होगा और रेस्पिरेटरी रेट 24 ब्रेथ्स पर मिनट से कम होगा। जितनी भी होम ट्रीटमेंट की स्टेप्स मैंने आपको बताई, इन सब में एडवाइजेबल है, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो कम से कम पेशेंट की एक इनिशियल असेसमेंट करा लीजिए किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में डॉक्टर से, कि डॉक्टर को पहले पता हो कि इस पेशेंट को ये चीजें हैं, इसकी वजह से ये चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने रेकमेंड किया ये जो पोजीशन थी पेट के बल लेटने की, अब कोई प्रेग्नेंट है तो उन्हें ऑब्वियसली ये नहीं करना चाहिए, किसी को स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। तो हर पेशेंट अलग होता है, कोई पहले से अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके बेसिस पे कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं ट्रीटमेंट में, जो कि सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है। इसलिए एक इनिशियल असेसमेंट कराना काफी एडवाइजेबल है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो किसी डॉक्टर या नर्स का कम से कम एक ओवरसाइट ही मिल जाए, फोन कॉल के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू, वो भी अच्छा रहेगा। बाकी सैनिटाइजिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, ये सब चीजें प्रैक्टिस करते रहिए, स्पेशली अगर आपके घर में कोई कोविड-19 का मरीज है। और तो शुरू करते हैं आज की बात। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन आग की तरह फैल रहा है, क्योंकि इस तरह फैल रहा है जैसे हवा में आ गया हो। कोविड के काफी सारे स्ट्रेन्स आ गए हैं म्यूटेशंस के कारण। म्यूटेशन मतलब जेनेटिक चेंज, यानी कोरोना वायरस अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है और उसके जो बदले हुए स्वरूप हैं, कुछ अफ्रीकन स्ट्रेन्स हैं, यूके वाले स्ट्रेन हैं, इंडियन स्ट्रेन्स हैं, सेकंड म्यूटेंट है। तो ये काफ़ी वैरायटी के कोविड के वायरस हो चुके हैं
जिससे लोगों में कई वैरायटी के सिम्टम्स आ रहे हैं, जिनके अंदर सोर थ्रोट, गला खराब, बुखार, फीवर, शरीर में दर्द, बॉडी एक, सर दर्द, हेडेक, लूज मोशंस, पेट का खराब होना, गैस्ट्रिक अपसेट और काफ़ी सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से आ रहे हैं। इस बार का कोविड का जो नया स्ट्रेन है, ये आपके पेट पर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर भी बुरा असर डाल रहा है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम आते हैं तो आप अपना RT-PCR करवाइए, और RT-PCR में भी ई जीन कराया गया है या कौन सा कराया गया आप जरूर पता करिए। परेशानी ये आ रही है कि जो नया स्ट्रेन है वो कई बार RT-PCR की पकड़ में नहीं आ रहा है। तो सेफ साइड ये भी है कि अगर आप में कोविड जैसे लक्षण, गला खराब, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसे लक्षण आ रहे हैं, अगर आप अपने आप को 14 डेज के लिए क्वारंटीन कर लें, जिस भी इंसान में लक्षण आ रहे हैं वो अगर अपने आप को 14 डेज के लिए क्वारंटीन कर ले, 14 दिनों के लिए अलग हो जाए, तो काफी हद तक कोविड से बचाव हो सकता है, चेन टूटेगी। और इन 14 डेज में क्या क्या मेडिसिन लेनी है, स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, लोग इंटरनेट पे आपस में शेयर करके या मेरी प्रिस्क्रिप्शन लेके दूसरे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके आपस में एक दूसरे से शेयर करके यूज कर रहे हैं। काफी हद तक ठीक भी है कि कुछ दवाइयाँ कॉमन है और सब में इस्तेमाल होती हैं। फिर भी आप अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से या मुझसे कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि अलग अलग लोगों में अलग अलग बॉडी वेट के हिसाब से, अलग अलग उम्र के हिसाब से, अलग अलग समस्याओं के हिसाब से, शुगर, बीपी, डायबिटीज की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, कुछ दवाइयां हो सकता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, वो पर्टिकुलर दवाई उसमें ना देके किसी अलग मिलीग्राम की डोज में या उसको कोई सब्स्टिट्यूट या कुछ अलग एंटीबायोटिक देना जरूरी हो। तो आप खुद से, अगर आप होम आइसोलेशन कर रहे हैं, जो कि माइल्ड केसेस और मॉडरेट केसेस, मैं आप फिर से बता रहा हूँ, सीवियर यानी ज्यादा क्रिटिकल केसेस जो हैं उनको छोड़ के जो माइल्ड और मॉडरेट केस हैं, जिन्हें कम या मीडियम समस्याएं हैं, वे घर पर ही इलाज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब होने पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और जैसा कि हम देख रहे हैं हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम जो मुख्य बात करेंगे ये करेंगे कि कैसे पहचाना जाए कि हॉस्पिटल जाएं कि ना जाएं, और दूसरी बात, घर पर होम आइसोलेशन कैसे करनी है और क्या क्या खास खास बातें हैं। पहली बात, अगर सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, पेशेंट फेंट हो रहा है, बेहोश हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा, उसका दम घुट रहा है, ऐसी समस्याएं हैं, तो आप हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जाएं। वरना अगर बुखार है, खांसी है, जुकाम है, इन सब चीजों को घर पर रहकर भी मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहली बात, प्रोनिंग एक्सरसाइज यानी उल्टा पेट के बल लेटना एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। पेट के बल जब हम लेटते हैं और लंबी लंबी सांस लेते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, उससे हमारे जो लंग्स का पोस्टीरियर पार्ट है यानी पीछे वाला हिस्सा भी एक्टिवेट हो जाता है। सीधी भाषा में, पेट के बल लेटने पर पूरे फेफड़े, पूरे लंग्स अच्छी तरह से काम करते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन होती है। एक और गलती लोग करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी छोड़ते हैं। ऐसा नहीं करना है, सांस लेकर रोकना है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने का समय देना है। अब होल्ड, जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकिए, ली गई सांस की ऑक्सीजन को ब्लड में जाने का मौका दीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। पेट के बल लेटिए, जितना आप लेट सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, पूरी रात, पूरा दिन, जितना ज्यादा पेट के बल लेट सकते हैं उतना लेटिए। हाँ, खाने के तुरंत बाद पेट के बल नहीं लेटना, वॉमिटिंग आ जाएगी। कुछ लोगों को इस कोविड में वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी, नौजिया की प्रॉब्लम भी हो रही है, तो इस बात के लिए भी आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं भी कोविड पेशेंट्स का, पिछला जो वेव आया था पिछले साल का और इस साल जो समस्या है, इसमें ट्रीटमेंट कर रहा हूँ कोविड पेशेंट्स का। मैंने मोर देन 2500 कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है, और विद द गॉड्स ग्रेस एंड ऐसा रहा कि एक भी कोविड पेशेंट जिन्हें मैंने ट्रीट किया है, मैं क्रिटिकल केसेस नहीं कर रहा हूँ, जो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है वो ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, हॉस्पिटलाइज ही होते हैं, हॉस्पिटल ही जाते हैं। जो माइल्ड और मॉडरेट केस हैं, जिनको कम लक्षण है या मीडियम लक्षण है, उनको मैं ट्रीट कर रहा हूँ। और मेरा ट्रीटमेंट ये है कि आप होम आइसोलेट होकर ठीक हो जाएं। अपनी प्रिस्क्रिप्शन में उनको दे रहा हूँ, मेडिसिन बता रहा हूँ, आयुर्वेदिक भी, एलोपैथिक भी, और पर्सन टू पर्सन जो वेरी करती है। एक भी पर्सन एक्सपायर नहीं हुआ है, मेरे ट्रीट किए गए सारे पेशेंट्स अभी ठीक हैं, एक सिंगल केस भी ऐसा नहीं हुआ जो एक्सपायर हुआ हो। और अगर आप किसी भी तरह की मदद चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कई बार हो सकता है आप मुझे कॉल करें, मैं फ़ोन पिक ना कर सकूँ किसी पेशेंट को देखने के कारण, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं जल्दी से फ्री होकर आपको अटेंड
करूंगा। और अगर आप प्रिस्क्रिप्शन चाहते हैं, दवाइयां जानना चाहते हैं क्या ली जाए, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप हेल्दी रहिए, अपना ख्याल रखिए। खाने में दवाइयों की कमी हो गई है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, महंगी मिल रही हैं। कुछ चीजें जो घर पे करनी है, जिंक की दवाइयां सब खाते हैं, अगर जिंक की टैबलेट अवेलेबल नहीं है, सुबह शाम अनियन को, प्याज को सलाद में खाइए, जिंक है। नींबू सबसे बड़ा विटामिन सी का सोर्स है। एक नींबू, एक सुबह और शाम नींबू पानी बनाकर आप पानी में नींबू पानी जो बनाते हैं, लेमन वाटर, वो सुबह शाम लेंगे, विटामिन सी पूरा हो रहा है आपका। बाकी बी कॉम्प्लेक्स या मल्टीविटामिन लेने जरूरी हैं, इसीलिए अगर कोई अवेलेबिलिटी किसी कारण से नहीं तो सैलेड ज्यादा खाइए और फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा खाइए। डायबिटिक पेशेंट ध्यान रखें, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मीठे फ्रूट्स का थोड़ा सा परहेज आप रखेंगे, बहुत कम अमाउंट में फ्रूट्स लेंगे जो मीठे हैं, खासकर आम और केला, चीकू डायबिटिक पेशेंट अवॉइड करेंगे, और अंगूर, ग्रेप्स भी, ठीक है। और ORS और लिक्विड्स, फ्लूइड्स, ग्लूकॉन डी भी सब लोग ले सकते हैं अगर एनर्जी की कमी फील कर रहे हैं, वीकनेस। डायबिटिक पेशेंट ग्लूकॉन डी वगैरह ना लें, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपको किसी भी तरह की समस्याएं हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और किसी को भी सांस लेने में दिक्कत हो, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा हो, ऑक्सीजन ना अवेलेबल हो, तो पेट के बल लेटकर प्रोनिंग एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, लंबी लंबी सांसें लेने से, और एक टेरिफाइलिन टैबलेट आती है, वो लेने से आपको रिलीफ मिलेगा। फिर भी आप बिना चिकित्सकीय सलाह के, बिना डॉक्टर की सलाह के, परामर्श के बिना अपने आप दवाइयाँ ना खाएं। और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। Take steps to protect yourself. Avoid close contact. Clean your hands often. Stay at home. Cover when you cough and sneeze. Wear a face mask if you are sick. Clean and disinfect